हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसमान एजुकेशन हब। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के बारे में समझा था। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देख लीजिए कंसेप्ट्स को बेटर तरीके से समझने के लिए। वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपने आज के लेक्चर में हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है ये समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिर ट्रांजिएंट क्या होता है। जब भी किसी सिस्टम के वेव फॉर्म में अचानक से कोई चेंजेस आते हैं, अचानक से वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, उसकी सिस्टम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और ये चेंजेस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ऐसे चेंजेस को ही हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। अब किसी सिस्टम में ट्रांजिएंट बहुत सारी वजहों से हो सकता है, जैसे कि स्विचिंग सर्जेस, मतलब अचानक से वोल्टेज में चेंज आना मशीन को ऑन या ऑफ करते वक्त। दूसरा रीज़न हो सकता है इंसुलेशन फेलियर। किसी भी सिस्टम में इंसुलेशन फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज है ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, मतलब मशीन और अर्थ के बीच में जो इंसुलेशन है उसका ख़राब हो जाना, जिसकी वजह से सिस्टम में ओवर वोल्टेज हो जाता है। थर्ड रीज़न होता है आर्किंग ग्राउंड। ये एक तरह का लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है जो कि 3 फेज सिस्टम में कॉमन होता है। इसमें बहुत ही कम समय के लिए सिस्टम में ऑसिलेशन होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट लोड में चेंजेस होते हैं। फोर्थ रीज़न है रेजोनेंस। ये तब अकर होता है जब किसी सिस्टम का इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एक बराबर हो जाता है। कुछ और भी एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, जैसे कि सिस्टम पे डायरेक्ट बिजली गिर जाना, ये बेसिकली ओवरहेड लाइंस में कॉमन होता है। देन साइड स्ट्रोक होना, चार्ज क्लाउड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली वोल्टेज इंड्यूस हो जाना, या फिर मशीन में फ्रिक्शन की वजह से भी ओवर वोल्टेज इंड्यूस हो जाना। अब हम समझते हैं कि आखिर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम की वो एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वो सिस्टम वापस से अपने सिंक्रोनिज्म को अचीव कर सकता है आफ्टर गोइंग थ्रू अ सीवियर ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस। अब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। जैसे कि हमें पता है कि सिंक्रोनस मोटर इज़ वेरी सेंसिटिव टू सडन चेंजेस ऑफ लोड, तो इट विल बी बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जब इस मोटर पर हम सडन लोड अप्लाई करते हैं ना, तो ये सडन लोड मोटर को कुछ वक्त के लिए स्लो कर देता है, जिसकी वजह से रोटर को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाना पड़ता है रिक्वायर्ड टॉर्क को जनरेट करने के लिए। जब तक रोटर इस पर वापस जा रहा होता है, रोटर विल रिलीज इट्स काइनेटिक एनर्जी टू ड्राइव द इंड्यूस्ड लोड। अब जैसे जैसे रोटर अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाएगी, रोटर एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी हेल्प से मोटर इंड्यूस्ड लोड पर भी वर्क करती रहेगी। अब इस पॉइंट पर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है, जिसकी वजह से रोटर इस न्यू पोजीशन पर भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, तो we have to bring it back to its synchronous speed, and this can be achieved by replenishing the lost kinetic energy by rotating mass। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि जो टॉर्क डेवलप्ड होगा इट विल बी मोर देन द लोड टॉर्क, जिसकी वजह से रोटर एंगल वापस से डिक्रीज हो जाएगा और रोटर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ तेजी से मूव करेगी। अब अगर इस पूरी कहानी को मैं आसान भाषा में समझाने का ट्राई करूँ तो इमेजिन करो ये लाइन रोटर की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जैसे ही रोटर पर लोड अप्लाई होगा, रोटर पीछे जाएगा रिक्वायर्ड टॉर्क को डेवलप करने के लिए, वाइल रिलीजिंग काइनेटिक एनर्जी, जो कि उस एक्सेस लोड को कुछ देर तक हैंडल करती रहेगी। इस न्यू पोजीशन पर मशीन की स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर एंगल इज इंक्रीज्ड। अब सिंस इस मशीन नीड्स टू बी बॉट बैक टू इट्स सिंक्रोनस स्पीड, हमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप करनी होगी विच विल इंक्रीज द रोटर एंगल फर्दर।
बट जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, रोटर एक्सेलरेट करने लगेगा एंड रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने की कोशिश करेगी, जिसके रिजल्ट के तौर पर रोटर एंगल डिक्रीज करने लगेगा। अब देयर इज़ अ चांस कि जब रोटर एक्सेलरेट हुआ था तब स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती, तो ओवरऑल रोटर विल कीप ऑसिलेटिंग like a torsional pendulum about the equilibrium position on the basis of new torque। मतलब कि हमारा जो रोटर है वो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ही ऑसिलेट करता रहेगा। दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड टॉर्सनल ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेशन के दौरान अगर रोटर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी इक्वल एरिया क्राइटेरिया से डिसाइड की जाती है। कंसीडर अ graph between power and rotor angle. Now we mark two power values, one before the load is applied and one after the load is applied. अब यहाँ पे जो डेल्टा m है that is mean position of oscillation, delta naught is load angle before load is applied and delta f is final value of load torque angle during oscillation। अब मशीन की स्टेबिलिटी और सिंक्रोनिज्म के लिए एरिया A2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एरिया A1, पर अगर किसी वजह से एरिया A2 इज लेस देन A1 देन मोटर विल लूज इट्स सिंक्रोनिज्म। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई डाउट या सजेशन हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।